हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आरपी वर्मा वेलकम करता हूं आपका मदर इंडिया लॉ क्लासेस श्री गंगानगर में। स्टूडेंट्स, जब भी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के टॉपिक्स की बात करते हैं तो जनरली स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज़न रहती है कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इनमें क्या फ़र्क है, ये क्या है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस ये क्या है, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ये क्या है। और ज़्यादातर जो प्रॉब्लम रहती है स्पेशली उन बच्चों के लिए जो जुडिशरी की प्रिपरेशन में हैं, वो कहते हैं सर एक तरफ तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में फ़र्क है, और दूसरी तरफ इंडियन कोर्ट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मानते हैं। ये क्या चक्कर है, और इसका कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट से क्या रिलेशन है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, आप सीएससीएस के स्टूडेंट्स हैं, आप आईबीपीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, आप जुडिशरी की प्रिपरेशन में हैं, हर जगह आपको ये टॉपिक मिलेगा। इस टॉपिक को समझने से पहले वी हैव 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स। आप पहले इन स्टेटमेंट्स को समझिएगा। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं, एक प्रॉब्लम आपके सामने रख रहा हूं विच इज रिलेटेड टू द टॉपिक। X promises to Y to save Y from any loss caused by X himself or by any other person। समझिएगा, X Y को ये वादा कर रहा है, ये वचन दे रहा है कि भाई तेरा कोई नुकसान हुआ, चाहे खुद मेरी वजह से या किसी और व्यक्ति की वजह से, आई विल पे। दिस इज वन सिचुएशन। नाउ लेट्स सी द सेकेंड वन। X promises Y to save Y from any loss caused by any reason। X जो है वो Y को ये कह रहा है कि देख भाई, तेरा जो भी नुकसान होगा, जैसे मर्जी हो, मेरी वजह से हो, किसी और की वजह से हो, जैसे मर्जी हो, आई विल पे। नाउ द थर्ड सिचुएशन वी हैव, X promises Y to save Y from loss if he is under a loss due to a third person and the third person is not able to pay the compensation, to pay the loss, then I will pay। समझिएगा बच्चों, ये 3 डिफरेंट सिचुएशंस मैंने आपके सामने रखे। ये सिचुएशन समझ में आ गई तो हमारा ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो जाएगा। एक सिचुएशन तो ये है कि एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया है कि देख भाई, तेरा कोई नुकसान हो गया, चाहे मेरी वजह से हो, चाहे किसी और पर्सन की वजह से हो, मैं पे करूंगा। एक सिचुएशन ये कहता है कि देख भाई, तेरा कोई नुकसान हो गया, चाहे मेरी वजह से हो, चाहे किसी और पर्सन की वजह से हो, या किसी इसके अलावा भी किसी भी वजह से हो, तो मैं पे करूंगा। तो पहले तो इन दोनों सिचुएशंस में आप डिफरेंस समझिएगा और सिमिलरिटी समझिएगा। बस सिमिलरिटी तो ये है कि पहली सिचुएशन में भी एक्स यानी कि प्रोमिसर अपनी प्राइमरी लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं कि भाई, चाहे मेरी वजह से नुकसान हो, चाहे किसी और पर्सन की वजह से नुकसान हो, मैं पे करूंगा। और दूसरी सिचुएशन में देखिए, दूसरी सिचुएशन के अंदर भी वो ये कह रहा है, जो अपनी लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है वो प्राइमरी है कि भाई, तेरा कोई भी नुकसान हो, चाहे मेरी वजह से हो, चाहे किसी और पर्सन की वजह से हो, या किसी और वजह से हो, तो मैं पे करूंगा। तो यहां पर भी वो अपनी प्राइमरी लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो ये तो सिमिलरिटी थी। फर्क क्या है? फर्क ये था कि पहले सिचुएशन के अंदर जो लॉस हो रहा है वो या तो प्रोमिसर की वजह से हो रहा है या किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो रहा है। इसका मतलब लॉस जो है वो कॉज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स है। और जो सेकंड सिचुएशन है उसमें वो क्या कह रहा है, भी तेरा कोई भी लॉस हो, चाहे मेरी वजह से हो, चाहे किसी पर्सन की वजह से हो, या किसी और वजह से हो,
तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ सेकंड सिचुएशन के अंदर वो उसको इंश्योर कर रहा है कि तू टेंशन ना ले, भले ही किसी ह्यूमन बीइंग की वजह से हो चाहे भले ही नेचुरल फोर्सेस की वजह से हो, मैं तुझे पे करूंगा। और जो तीसरी सिचुएशन मैंने आपको बताई, वो तीसरी सिचुएशन ये है कि देख भाई, अगर तेरा कोई नुकसान होता है किसकी वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से, और वो थर्ड पर्सन तेरे को अगर कंपनसेशन नहीं दे रहा, तेरा लॉस पूरा नहीं कर रहा, तो मैं लायबल हूं। तो बच्चों फर्स्ट सिचुएशन के अंदर प्रोमिसर अपनी प्राइमरी लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, सेकंड सिचुएशन में भी वो अपनी प्राइमरी लायबिलिटी ही क्रिएट कर रहा है, पर थर्ड सिचुएशन के अंदर वो अपनी प्राइमरी नहीं सेकेंडरी लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। वी हैव दीज थ्री सिचुएशंस। तो पहली सिचुएशन के अंदर जब वो ये प्रॉमिस करता है कि भाई तेरा कोई भी नुकसान हो रहा है, लेकिन वो नुकसान किसकी वजह से होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग की वजह से, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसी को हम बोलते हैं क्षतिपूर्ति का अनुबंध। और दूसरी सिचुएशन के अंदर वो ये कह रहा है भाई तेरा कोई भी नुकसान हो रहा है, चाहे कैसे भी हो, चाहे ह्यूमन बीइंग की वजह से हो, चाहे कोई नेचुरल सोर्सेज की वजह से हो, नेचुरल फोर्सेज की वजह से हो, जो नुकसान होगा आई विल पे। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, जिसे हम बोलते हैं बीमा का अनुबंध। और तीसरी सिचुएशन जिसके अंदर वो ये कहता है कि अगर थर्ड पर्सन यानी कि जेड ने पे नहीं किया देन आई विल पे। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों यहां पे जो प्रॉमिसर है वो अपनी सेकेंडरी लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। नाउ दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो बच्चों हमारे सामने ये तीन सिचुएशन है। तीन सिचुएशन कौन कौन सी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब इन तीन सिचुएशन के पीछे जो बेसिक लॉ है वो क्या है। अब इन तीनों सिचुएशन के अंदर आप एक और कॉमन चीज आपको मिलेगी और वो है फ्यूचर इवेंट विच इज अनसर्टन। मतलब हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं विच इज बेस्ड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। कैसे? अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात करते हैं जिसके अंदर एक्स वाई को ये कह रहा है भाई तेरा कोई भी नुकसान हो जाए, चाहे मेरी वजह से हो चाहे किसी और पर्सन की वजह हो, कोई भी नुकसान हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले एक डील हुई तो उस डील के अंदर जो कंसिडरेशन होगा, जो एग्रीमेंट होगा वो एक अलग मैटर है, और अब कोई नुकसान हुआ तो एक अलग मैटर है। और इसी तरह इंश्योरेंस में चलिए देखिए, आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया, गाड़ी कहीं पे एक्सीडेंट हुआ तो ही तो क्लेम मिलेगा ना, अदरवाइज इंश्योरेंस करवा लिया अच्छी बात है। तो यहां पर भी गाड़ी का इंश्योरेंस उसका क्लेम मिलना बेस्ड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह से गारंटी में आ जाओ, अगर उस थर्ड पर्सन ने, उस जेड ने आपको पे नहीं किया तो मैं पे करूंगा, तो भी ये बेस्ड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग हुआ कि नहीं हुआ। ये चीज आपको कहां मिलेगी। यही बेसिक रीजन है बच्चों कि आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस अगर समझ नहीं आता तो इसके पीछे रीजन ये है आपने सेक्शन 31 नहीं पढ़ा। सेक्शन 31 जो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, एक्चुअली में दैट इज द वर्म वेयर वी फाइंड ऑल दीज थ्री कंसेप्ट्स। अगर कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है तो यूं समझ लीजिएगा कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के ही तीन बच्चे हैं जिनका नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो 31 आप देखिएगा, 31 हमें क्या कहता है, सेक्शन 31 जो है वो हमें कहता है ए कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। तो इसके अंदर दो बातें काम की है बच्चों। अगर 31 को आप पढ़ो तो दो बातें काम की है, एक तो है कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा डज और डज नॉट हैपन। भाई कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसके साथ के साथ एक दूसरी डील भी हो रही है। भाई आप यूं समझिएगा, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, नया नया काम मैंने शुरू किया है और आप में से कोई भाई आता है कि साहब हम अब तक तो है ना वो ABC ट्रांसपोर्ट से माल भेजते थे, अब हम अगर आपके ट्रांसपोर्ट से माल भेजें तो बताओ हमारा माल टाइम पे पहुंच जाएगा क्या। मैंने कहा देख भाई, अगर आप मेरे ट्रांसपोर्ट से माल भेजते हो
और आपका माल टाइम पर नहीं पहुंचता मेरे ड्राइवरों की वजह से या मेरी कोई मिस्टेक हो जाए उसकी वजह से, तो जो भी लॉस होएगा वो मैं दूंगा। अब बताओ यहाँ पे कितनी डील हुई? एक तो आप मुझे पे करोगे और मैं आपका माल पहुंचाऊंगा, एक डील तो ये होगी। दूसरी जो डील है वो बेस्ड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग हुई कि नहीं हुई? अगर माल टाइम पर नहीं पहुंचा तो ये जो सेकंड आपका जो ट्रांजैक्शन है बच्चों, ये जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, ये कोलेटरल है फर्स्ट के, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। भाई आपने माल किसी और से भेजा और माल आपका टाइम पे नहीं पहुंचा, तो क्या आप मुझसे कंपनसेशन ले सकते हो क्या? मेरे साथ तो कोई डील की नहीं आपने अगर मेरे साथ कोई डील की है, मेरे साथ कोई एग्रीमेंट किया है और फिर किसी तरह का आपका लॉस होता है, देन आई विल लायबल, तो मैं लायबल रहूंगा। तो यहां पे ये जो सेकंड डील है कि आपका नुकसान हुआ, तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और इसी कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के आगे डिफरेंट फॉर्म्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है ये अपने आप में ही एक बहुत वाइड कंसेप्ट है, और यहां पर अगर हम ये बात करें कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। गारंटी तो बिल्कुल ही अलग चीज है। इंश्योरेंस और इंडेमनिटी जो है वो इनमें सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा हैं, डिफरेंस बहुत कम है। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि जो प्रॉमिसर है अगर वो ये कहे कि ह्यूमन बीइंग की वजह से कोई लॉस हुआ है तो भैया मैं लायबल हूं, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। और इसके अगर वो ये कहते हैं कि किसी भी तरह से तेरा लॉस हो, जैसे आपकी कार बाहर खड़ी है, एक कंपनी आके आपको ये कहती है कि इस कार का कोई भी लॉस हो जाए, चाहे इसको कोई चोर ले जाए, तो चोर के पीछे आप मत भागना, हम भागेंगे। चाहे इसके ऊपर आके कोई पहाड़ गिर जाए, आपका कोई नुकसान होगा, हम पे करेंगे। तो उन्होंने आपको इंश्योर कर दिया। तो यहां पे थोड़ी सी कंसेप्ट वाइड होगी कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके अलावा भी अगर आपका कोई नुकसान हो रहा है तो दे आर लायबल, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस बोलते थे। यहां पर भी मैं एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस अलग होता है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस अलग होता है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है ना, ये तो आपका इंडेमनिटी का पार्ट या कॉन्टिजेंट का पार्ट है, पर कॉन्ट्रैक्ट एश्योरेंस अलग होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस के अंदर आपका चाहे नुकसान हो चाहे ना हो, एक पर्टिकुलर टर्म के बाद आपको पे किया जाएगा। इसीलिए बच्चों जो जीवन बीमा के अनुबंध होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, एक्चुअली दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, दे आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस। भाई मैंने 10 साल का बीमा करवाया, अगर इस 10 साल में मुझे कुछ हो गया तो मेरे नॉमिनी को, मेरी फैमिली को जो क्लेम की राशि है वो मिलेगी, जो उनका क्लेम है वो मिलेगा। जितनी अमाउंट मैंने, जितने प्रीमियम मैंने भरे, जितनी अमाउंट का मैंने पॉलिसी रखी है वो मुझे मिलेगी मेरी फैमिली को। लेकिन अगर मुझे कुछ नहीं हुआ ना इन 10 सालों में, तो भी वो अमाउंट मिलेगी। तो इसलिए ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस यानी कि लाइफ इंश्योरेंस के मामले जो है वो इसमें आपको मिक्स नहीं करने। ये अपन लॉ पढ़ रहे हैं बच्चों, लॉ में क्या है, बाल की खाल निकालनी है। इट इज नथिंग बट मेरे गेम ऑफ वर्ड्स, शब्द थोड़े थोड़े इधर हुए, कंसेप्ट चेंज। तो चलिए एक छोटी सी बात आप लोगों के दिमाग में बैठ गई होगी कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको समझ में आ जाए अच्छे से, तो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जाते हैं, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में जाते हैं, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करते हैं। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है, आज हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं फिर एक बार आपको रिवाइज करवा दूं। अब हम इसी चीज़ को रिवाइज करेंगे अंडर सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो देखिए क्या कह रहा है आपका जो सेक्शन 124 है, वो ये कहता है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिएगा, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो पहली ही शर्त बच्चों ये है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है।
जैसे अपन एजेंसी में मैंने आपको बताया था कि एजेंसी में ज़रूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आए, वहाँ खाली एग्रीमेंट वर्ड भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि एजेंसी बिना कंसिडरेशन की भी हो सकती है और माइनर भी एजेंट हो सकता है। तो सारे के सारे एलिमेंट्स वो नहीं होते जो कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो क्लियर बोल रहा है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जितने भी बेसिक एलिमेंट्स हैं, प्रपोजल है, एक्सेप्टेंस है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल कंसिडरेशन है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है, फ्री कंसेंट है, वो जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे। इसीलिए देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद में देखिए आगे चलते हैं, बाय विच वन पर्सन प्रोमिसेस टू सेव द अदर, जिसमें एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को बचाने का वादा करता है। किस चीज से बचाने का, आगे देखिएगा, टू सेव दी अनदर फ्रॉम लॉस, यानी कि नुकसान, कॉज्ड बाय हिम, जो उससे हो जाए। हिम का मतलब बी पर्सन जिसको वो प्रॉमिस कर रहा है, यानी कि एक्स ने अगर वाई को किया है तो वाई, ए ने अगर बी को किया है तो बी, राम ने अगर श्याम को किया है तो श्याम। तो ये हिम जो है वो किसके लिए आया है, बी के लिए आया है, वाई के लिए आया है, श्याम के लिए आया है। बाय द कंडक्ट, अब यहां देखिएगा, बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ, यानी कि जो वचनदाता है उसकी वजह से, उसके बाद में, और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, या किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से। अब आप यूं समझिएगा कि मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, मैंने ये कहा कि साहब कल आपका माल चलेगा, परसों दिल्ली पहुंच जाएगा, ठीक है, और दिल्ली अगर मान लो टाइम पे ना पहुंचे, भाई रास्ते में बारिश आ गई, रास्ते में कोई ऐसी कोई गड़बड़ हो गई, तो क्या कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मेरी वजह से या मेरे ड्राइवरों की वजह से कोई नुकसान हो गया ना, तो भाई मैं लायबल हूं। अब क्या हुआ, आपका मैंने पेमेंट भी ले ली, सारा काम मेरी तरफ से ओके, आपकी तरफ से भी ओके, लेकिन शाम को जब गाड़ी आई ना, तो मैं उस गाड़ी में माल लोड कराना ही भूल गया। तो बताओ यहाँ पे किसकी मिस्टेक, किसका रॉन्ग, किसने रॉन्ग किया, मैंने किया ना। तो मेरी वजह से आपका माल नहीं पहुंचा, मैं लायबल हूं भाई, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ। और अगर मान लीजिए कि मेरे ड्राइवर्स लेके जा रहे हैं और उन्होंने जो है वो गाड़ी को रास्ते में रोके रखा, भाई कोई काम हो गया होगा, और उस वजह से माल आपका टाइम पे पहुंचा नहीं, तो भी मैं लायबल हूं बाय द अदर पर्सन। तो यहां पे जो सबसे जरूरी बात है बच्चों, वो ये है कि जो लायबिलिटी होगी ना, भले ही प्रोमिसर की वजह से हो चाहे दूसरे पर्सन की वजह से हो, लायबिलिटी प्रोमिसर की हमेशा प्राइमरी होगी। बस इसी बात को आप दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कंपटीशन लेवल की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जो प्रोमिसर होता है उसकी हमेशा लायबिलिटी क्या होती है, प्राइमरी होती है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में सेकेंडरी होती है। अब आप देखिएगा, इसके बेस पे हमारा पहला एलिमेंट तो यही हो गया कि सभी के सभी एलिमेंट्स जो कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं वो इसमें भी होंगे। सेकेंड वन, एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, यानी कि ये देखिए, ये भी एक बेसिक सी बात है, क्योंकि जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो उसमें मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर चुका हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट्स की आपने बाकी क्लासेस नहीं देखी है तो मैं 14-15 क्लासेस ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारे के सारे चैप्टर्स, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मिल जाएंगे। और कोशिश मैंने इस हिसाब से की है कि कंपटीशन लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं वो कवर हों, और स्पेशली जो फर्स्ट 3 क्लासेस हैं हमारी लीगल टर्म्स की, उसमें पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट में, सेल ऑफ गुड्स के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर जितनी भी डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं वो सिर्फ कंसेप्ट्स, लीगल टर्म्स मैंने डिस्कस की हैं। तो प्लीज़ आप जरूर देखिएगा, इनको शेयर भी कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। अब भाई कोई आदमी मेरे पास आता है, क्या सर आप हमारा ये माल पहुंचा दोगे क्या, टाइम पे पहुंचा दोगे क्या। मैंने कहा भाई तू टेंशन ना ले, अगर तेरा माल टाइम पे नहीं पहुंचा ना तो जो नुकसान होएगा ना, मेरी वजह से या मेरे ड्राइवरों की वजह से मैं नहीं पहुंचा, तो जो नुकसान होएगा वो मैं पे करूंगा। भाई ने कुछ नहीं कहा, माल छोड़ गया, मैंने वो माल जो है वो
ट्रक पे चढ़ा दिया। अब इसका मतलब उसकी एक्सेप्टेंस इम्प्लाइड थी, उसकी एक्सेप्टेंस इम्प्लाइड थी, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी क्या मान लिया जाएगा, इम्प्लाइड मान लिया जाएगा। एक और सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मान लीजिए एक्स मेरे पास आया और मैं उसको वाई के पास ले गया, मैं उसको वाई के पास ले गया। मैंने वाई को कहा, मैं कि यार भाई ये एक्स जो है ना वो मेरा बड़ा अच्छा जानकार है और इसको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, आप दे दोगे क्या? वाई कहते भाई साहब क्यों नहीं दूंगा, बिल्कुल दे दूंगा, पर मेरे को एक बात बताओ, मेरे पैसे वापस कौन करेगा? मैंने कहा भाई तू क्यों चिंता कर रहा है, तो मेरे से ले लेना। अब देखो यहाँ पे एक्स मौजूद है, एक थर्ड पर्सन मौजूद है, पर उस थर्ड पर्सन से क्या लेना देना, मैं खुद अपनी प्राइमरी लायबिलिटी क्रिएट कर रहा हूं, आप तो भाई साहब मेरे से ले लेना। अब मेरी इतनी सी बात जो है वो उसने सुनी और उसने कुछ नहीं कहा, निकाल के पैसे दे दिए। या इस सिचुएशन को अपन यूं समझ लीजिए कि मैं तो सिर्फ पूछने गया था वाई के पास कि यार ये एक्स मेरा दोस्त है, इसको कुछ पैसे मिल जाएंगे क्या? भाई कहता है भाई मैं इसको पैसे तो दे दूंगा, आप अगर इस बात की लायबिलिटी ले हो कि आप ही मेरे को पैसे दोगे, मैं इसको नहीं जानता कौन है। मैंने कुछ नहीं कहा, उसके गले पे पैसे रखे हुए थे, वो पैसे उठा के और मैंने एक्स को दे दिए। तो इसका मतलब मेरे बिहेवियर से मैंने ये शो कर दिया उस वाई को, भाई तू टेंशन ना ले, तेरा पैसा मैं दूंगा। तो इस तरह ये क्या हो गया, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो गया। अब आप देखिएगा थर्ड है टू पर्सन। तो अगर यहां पे मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, तो मेरे को कहा जाएगा इंडेमनिटी फायर। यहां फायर की स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, FIRE नहीं है, FIER, इंडेमनिटी फायर। और दूसरा है इंडेमनिटी होल्डर। आप इसको थोड़ी देर के लिए समझ लीजिएगा कि ये तो है डेटर, कर्जदार, और ये है क्रेडिटर, लेनदार। ये वर्ड यूज नहीं करने, सिर्फ समझने के लिए। तो एक इंडेमनिटी फायर और एक दूसरा इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर को हम इंडेमनिटी फाइड भी बोलते हैं। तो ये आपके दो लोग हो गए। अब आ जाइए उसके बाद में फिर हमारे पास है प्रॉमिस टू सेव फ्रॉम लॉस। अब देखो मैं एक्स को वाई के पास ले गया और वाई को मैंने ये कहा भाई तू टेंशन ना ले, एक्स पैसे दे ना दे मैं दूंगा। अब एक्स ने उसको पैसे दिए नहीं, तो वाई सीधा मेरे खिलाफ आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मेरी प्राइमरी लायबिलिटी है। और यहां पे वाई का क्या हो रहा है, वाई का हो रहा है लॉस। लेकिन सोचो एक्स पैसे दे आया तो क्या वाई का कोई लॉस है क्या? तो ये भी ध्यान रखना। या माल टाइम पे पहुंच गया, हमने माल टाइम पे पहुंचा दिया, आगे जिसको डिलीवरी देनी थी वो टाइम पे नहीं आया, तो बताओ हमारी वजह से कोई लॉस हुआ है क्या? तो ये ध्यान रखना, लॉस जरूरी है। और लॉस किस वजह से जरूरी है, या तो प्रोमिजर की वजह से हो या प्रोमिजर के किसी पर्सन की वजह से हो, अदरवाइज यहां पे कोई लायबिलिटी नहीं होगी। उसके बाद में लॉस कॉज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, ये मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि अगर यहां पे ह्यूमन बीइंग की वजह से नुकसान हो रहा है, पर्सन की वजह से नुकसान हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी काम करता है, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी काम नहीं करता। और अगर यहां पे हम दायरा थोड़ा सा बड़ा कर दें कि यार किसी वजह से भी नुकसान हो, किसी वजह से, यानी कि हम नेचुरल फोर्सेस को भी इंक्लूड कर ले, तो यही आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी किस में चला जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में चला जाएगा। तो बच्चों ये आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का टॉपिक था। अब देखिएगा, आपने कंपनी से शेयर्स खरीदे, कंपनी ने आपको शेयर सर्टिफिकेट दे दिया, उस शेयर सर्टिफिकेट पे सिर्फ आपका नाम लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स लिखे हुए हैं, शेयर्स की फेस वैल्यू लिखी हुई है, ये सारी डिटेल है, पर आपकी फोटो नहीं है। अब शेयर सर्टिफिकेट खो गया, मान लो मैं ही हूं, मेरा शेयर सर्टिफिकेट खो गया। अब मैं कंपनी को जाता हूं, कहता हूं साहब मेरे को एक डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इश्यू कर दो। अब कंपनी मेरे से ये पूछेगी कि भैया आप कौन हो, तो कंपनी मुझसे एक बॉन्ड भरवाएगी, एक यूं समझ लीजिएगा एक एप्लीकेशन लिखवा लेगी कंपनी, जिसमें मैं ये लिखूंगा कि साहब मैं ही आरपी वर्मा हूं और मैंने इतने पैसे के ये शेयर्स इस कंपनी से खरीदे हैं और मैंने इन शेयरों को किसी को बेचा नहीं है, कोई शेयर सर्टिफिकेट किसी को दिया नहीं है, मेरा शेयर सर्टिफिकेट खो गया है या खराब हो गया है या जल गया है और मुझे नया शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाए। कल को अगर कोई और आरपी वर्मा आके क्लेम करता है और प्रूव कर देता है कि असल में वही आरपी वर्मा है, तो जो कंपनी का लॉस होएगा वो मैं पे करूंगा।
तो इसको अपन बोलते हैं कि साहब कंपनी ने मुझसे इंडेमनिटी बॉन्ड लिखवा लिया। तो ये जो इंडेमनिटी बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कंपनी को ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि साहब मेरी वजह से, क्योंकि मैं लिख के दे रहा हूं, मेरी वजह से अगर आपका कोई नुकसान हो गया तो आप टेंशन ना ले, जो नुकसान होगा वो मैं पे करूंगा। इसी तरह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। अब किसी मेडिकल कॉलेज में 100 सीट्स हैं, एक बच्चा अगर वहाँ एडमिशन ले लेता है और बाद में वो वहाँ से लेफ्ट करके किसी और कॉलेज में चला जाता है, तो उस कॉलेज की एक सीट खराब हुई कि नहीं हुई? अब वो या इस साल हो तो कोई बात नहीं, अगले 4 साल भी, तो क्योंकि 5 साल के तो अगले 4 साल भी वो गड़बड़ रहा मामला, तो ऐसे में वो पहले उससे लिखवा लेते हैं भी कल को अगर छोड़ के गया और कॉलेज का जो नुकसान हुआ वो मैं पे करूँगा। तो अपन बोलते हैं कि साहब इंडेमनिटी बॉन्ड भरवा लिया जी हमसे। तो एक बड़ी प्रैक्टिकल सी कंसेप्ट है बच्चों। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। मैं आरपी वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सेठ GL बिहानी SD लॉ PG कॉलेज श्री गंगानगर। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।